So we have seen that how this civil disobedience has triumphed the first time in modern India. And now what happens is that Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Documents were collected, the whole area throbbed with the activity of investigators and vehement protests of the landlords. तो अब क्या हुआ जबकि उनके अगेंस्ट वो केस ड्रॉप कर दिया गया. सो गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड. गांधी जी और उनके जो बाकी के लॉयर फ्रेंड्स थे, दे ऑल प्रोसीडेड कि चलो अब जो है और इंक्वायरीज की जाए, लेट्स सी फर्दर की और किस किस के साथ क्या क्या इंजस्टिस हुआ है. तो गांधी और उनके लॉयल फ्रेंड्स जो थे वो फार्मर्स से मिलने के लिए गांव गांव जाने लगे और उनकी प्रॉब्लम्स उनकी कंप्लेंट सुनने लगे. डिपोजिशंस अबाउट 10,000, करीब 10,000 पेजेंट्स ने जो है अपने कहानियां सुनाई, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए जो उन्होंने कोर्ट में केसेस फाइट किए थे, उस सब के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शेयर किए एंड डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. द होल एरिया थ्रॉट विद एक्टिविटी, और पूरे एरिया में इतना ज्यादा एक्टिविटी हो रहा था. इन्वेस्टिगेटर्स अपनी इन्वेस्टिगेशंस करने में लगे हुए थे. जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे, दे वेहेमेंटली प्रोटेस्ट, वो बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये सब नहीं करना है यहाँ पे, वी कैन नॉट अलाउ दिस. इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. बिफोर ही वेंट टू मीट, he met the leading associates. तो जून में गांधी जी को सर एडमंड गेट ने बुलाया. he was the lieutenant governor at that time. और जाने से पहले गांधी जी अपने लीडिंग एसोसिएट्स के साथ मिले और उन्होंने बहुत ही डिटेल में सारे प्लान्स बनाए कि किस तरह से अगर कुछ भी ऐसा होता है, कल को आने वाले टाइम में कुछ भी ऐसा होता है कि मुझे पकड़ लिया जाता है, मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो सिविल डिसोबीडियंस आप लोगों को किस तरह से करना है अगर बाई चांस मैं वहां से वापस नहीं आता तो. Gandhi had four protracted interviews with the lieutenant governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecropper situation. So, गांधी जी के four protracted interviews, protracted means biased. Lieutenant governor पहले से ही landlords के लिए biased था क्योंकि वो सारे भी ब्रिटिशर्स थे. तो गांधी जी के 4 इंटरव्यूज हुए, फेस टू फेस उनकी मीटिंग्स हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में. एज ए रिजल्ट फाइनली ही अग्रीड कि ठीक है, हम एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप करते हैं कि इंडिगो शेयर प्रॉपर्ट्स की जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, लेट्स फोकस ऑन दैट. So the commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. और जब ये कमीशन सेटअप किया गया तो इसके कमेटी मेंबर्स में सबसे ज्यादा जो लोग थे वो तो लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और पेजेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अकेले गांधी. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. जब गांधी चंपारण पहली बार गए थे शुक्ला के साथ में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना लंबा टाइम लगेगा. पहली बार जब गए तो वो फर्स्ट 7 मंथ्स तक कंटिन्यूअसली एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहा कि वो वहां से निकल ही नहीं पाए. और 7 महीने के बाद भी वो उनकी कई बारी जो है वो शॉर्ट विजिट्स उनकी होती रहती थी. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. तो वो विजिट जो उन्होंने बस यूं ही ली थी कि ठीक है, वो बेचारा एक अनपढ़ आदमी था, शुक्ला जो था वो उनके पीछे पड़ा हुआ था कि आप चंपारण चलिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखिए, समझिए, कुछ करिए हमारे लिए. उन्होंने सोचा था कि छोटी मोटी कुछ बात होगी और कुछ दिनों में इसको सॉल्व करके वो वापस आ जाएंगे. लेकिन गांधी जी की जिंदगी का पूरा एक साल निकल गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed, in principle, to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. So, official inquiry जो थी वो जब बैठी तो दे प्रोड्यूस एविडेंस. गांधी और उनके लॉयर फ्रेंड्स जो इतने टाइम से एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे थे, इट वाज लाइक अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस. मतलब उन बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतनी सारी कंप्लेंट्स थी कि उस सबको देखने के बाद फाइनली दे एग्रीड कि ठीक है, इन प्रिंसिपल तो ठीक है, हमने गलत किया है, पर अब आप ये बताओ, ठीक है हम रिफंड दे देंगे बट कितना पे करें. They thought he would demand repayment in full of money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. जो बिग प्लांटेशन ओनर्स थे, जो एस्टेट ओनर्स थे, उनको लगा कि गांधी कहेंगे कि जितना पैसा लिया है पूरा का पूरा वापस करो, जो कि लैंड ओनर्स ने इलीगली और डिसीटफुली, धोखे से और गैर कानूनी तरीके से शेयर प्रॉपर से वसूला था. बट ही आस्क्ड ओनली 50%. देयर ही सीम्ड एडमिट. और राइट्स रेवरेंड जेजेड होज, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. So 50% वाली बात पे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अड़ गए थे.
रेवरेंड जेम्स एंड हो, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे और उन दोनों चंपारण में काम किया करते थे, उन्होंने इस पूरे एपिसोड को, मतलब ये पूरा जो गांधी जी का काम था वहां पे टेनेंट्स के लिए, शेयर क्रॉपर्स के लिए, उसको उन्होंने बहुत क्लोज रेंज से देखा था. Thinking probably he would not give way, the representative of planters offered to refund to the extent of 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. So, अब जिस तरह से गांधी जी बिल्कुल एडमेंट थे, बिल्कुल अड़े हुए थे अपनी बात पे कि मैं नहीं पीछे हटूंगा, 50% तो आपको पे करना ही पड़ेगा. तो जो प्लांटेशन ओनर्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बात की गांधी से. उन्होंने कहा कि देखिए, हम पैसा तो दे देंगे बट 25% से ज्यादा हम नहीं देंगे. और वो हैरान रह गए जब मिस्टर गांधी ने उसकी बात को वहीं पकड़ लिया. उनका ठीक है, 25% फेयर एनफ, आप इतना ही दो, बट दो. और इस तरह से द डेडलॉक वाज ब्रोकन और प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड. This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, planters had behaved as lords above the law. सो ये सेटलमेंट जो था वो यूनानिमसली कमीशन ने भी मान लिया, शेयर प्रॉपर्ट्स ने भी मान लिया और एस्टेट प्लान ओनर्स ने भी मान लिया. जितने भी प्लांटेशन ओनर्स थे सब लोग एग्री कर गए इस बात के लिए कि चलो 25% ही देना है. गांधी एक्सप्लेन, गांधी का कहना है कि अमाउंट ऑफ रिफंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जितना इंपॉर्टेंट ये था कि जो लैंडलॉर्ड्स अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे थे, जो ये मान रहे थे कि लॉ इन लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, उन्हें अपना पैसा देना पड़ रहा था. और पैसे के साथ साथ उनको अपनी प्रेस्टीज, अपनी प्राइड भी उनको छोड़नी पड़ रही थी. अभी तक जहां तक पेजेंट्स की बात थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ. आज तक ये प्लांटर्स जो थे ये ऐसे बिहेव करते थे कि इनके लिए तो लॉ है ही नहीं, लॉ डज नॉट एग्जिस्ट, लॉ कानून इनको छू भी नहीं सकता. नाउ द पेजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्न करेज. लेकिन अब पेजेंट्स ने देखा कि उनके पास भी राइट्स थे, हक थे, और उन्हें भी बचाने वाले थे, उनके भी डिफेंडर्स थे. सो द फार्मर्स लर्न करेज. एनी क्वेश्चंस? हेलो? नो मैम. ओके. मैम इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन आया था पेपर में, बताओ. मैंने आया पेपर में एक बार. मैम कि why did he ask for only 25%? He could have forced them to a 75 or 100. See, the very first thing is that he started with 50% only. Because it's very obvious कि when you have taken money, ये जितने भी landlords और big plantation owners ने जिन्होंने पैसा लिया था, they had taken the money and I'm sure कि they would have spent it or invested it somewhere. कहीं ना कहीं उनसे खर्च हुआ होगा. They might not be keeping all that money. ये सारी फाइट जो चल रही थी, it continued for almost 1.5 years जब ये सब चल रहा था. तो इतने टाइम में उनसे ये उम्मीद करना कि वो सारे शेयर क्रॉपर्स का पैसा दे देंगे, दैट वाज नॉट इजी. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, उन्होंने उन्हें 50% के लिए कहा कि चलो 50% दे दो. मतलब बेसिकली वो इट वाज जस्ट ऑन प्रिंसिपल कि भाई आपने इनलीगली डिसीटफुली लोगों से वसूला है, उनसे एक्सटॉर्ट किया है पैसे, तो आप उसको रिटर्न करो. नाउ द थिंग इज कि जब उन्होंने देखा कि वो 50% भी नहीं दे रहे थे, और कहीं ना कहीं आप ये देखो ना कि गांधी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, वो ही अकेले जो थे वो फाइट कर रहे थे. आफ्टर ऑल वो कब तक फाइट करते रहते उस चीज के लिए. तो उन्होंने कहा चलो 25% देना चाहते हो, कोई बात नहीं, 25% दो, कहानी खत्म करो, लेट्स मूव ऑन. ही डिड नॉट वांट टू हैंग ऑन टू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. उनको और भी बहुत सारे काम करने थे. चंपारण का एपिसोड उनकी पूरी करियर को डिफाइन नहीं करता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ही नीडेड टू ब्रेक इट अप, ब्रेक द डेडलॉक एंड मूव ऑन, सो दैट वो आगे का काम कर सके. और आगे उन्हें क्या करना था वो भी स्टोरी में आपको पता लगेगा. ठीक है? Okay, मैम. सो नाउ द peasant saw that he had rights and he learned and defenders and he learned courage. Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. So इसके बाद जो इवेंट्स हुए उससे गांधी जी की पोजीशन और भी सॉलिड हो गई इंडियन पॉलिटिक्स में. विद इन अ फ्यू इयर्स ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे दे अबैंडन देयर स्टेट्स. और कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो अपने अपने एस्टेट्स छोड़ करके वहां से चले गए. और वो सारी जमीनें, वो सारी जितनी भी चीजें थी वो शेयर क्रॉपर्स को या पेजेंट्स को ही दे दी गई. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस.
He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. He appealed for teachers, Mahadev Desai and Narhari Parekh, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. So गांधी जी जो थे वो कभी भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होते थे. ही वॉज नेवर कंटेंट. उन्होंने देखा कि चंपारण के विलेजेस में लोग बहुत ज्यादा कल्चरली और सोशली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है. उनको लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए एंड इमीडिएटली ही वांटेड टू डू समथिंग. तो उन्होंने अपील की कि मुझे टीचर्स की जरूरत है. तो महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख नाम के दो यंग मैन थे जिन्होंने गांधी को रिसेंटली ज्वाइन किया था एज अ डिसाइपल्स. उनके चेले बन गए थे वो, तो उनके फॉलोअर्स बन गए थे. एंड देयर वाइफ्स, उनकी वाइफ्स, इन चारों ने कहा कि ठीक है, आप बताइए क्या काम करना है, वी विल डू द वर्क. सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. इसके अलावा दूर दूर से और भी बहुत सारे लोग आए, बॉम्बे से, पूना से. देवदास गांधी's youngest son arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी. यहाँ तक कि देवदास, गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा था, वो भी आया आश्रम से, और मिसेस गांधी भी आई. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस. करीब चंपारण के 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए. कस्तूरबाई जो थी वो शी टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. कस्तूरबाई जो थी वो लोगों को आश्रम के रूल सिखाती थी कि पर्सनल क्लीनलीनेस कैसे रखनी है, अपनी खुद की साफ सफाई कैसे रखना है, और कम्युनिटी में भी सैनिटेशन का ध्यान कैसे रखना है, किस तरह से सब चीजों को मेंटेन करना है. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months. वहां पे चंपारण में लोगों की हेल्थ कंडीशंस भी बहुत पुअर थी. सो एक डॉक्टर को उन्होंने राजी कर लिया अपनी सर्विसेज वॉलंटियर करने के लिए कि 6 महीने वो चंपारण में जाकर के लोगों को अपनी सर्विसेज दे. 3 मेडिसिन वर अवेलेबल. मेडिसिन की बात करें तो उनके पास केवल 3 चीजें थी, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. तो इस तरह से 3 मेडिसिन के भरोसे उन्होंने वहां पे लोगों की बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया. इफ somebody had a coated tongue तो उसको कैस्टर ऑयल की डोज दे दी जाती थी. अगर किसी को मलेरिया फीवर हो जाता था तो उसे क्विनीन एंड कैस्टर ऑयल दिया जाता था. किसी को स्किन इरप्शन हो जाते थे उसको सल्फर ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल मिल जाता था. तो इस तरह से डॉक्टर ने वहां पे लोगों का फ्री में इलाज किया अगले 6 महीने तक. गांधी नोटिस द filthy state of women's clothes. He asked Kasturbai to talk to them about it. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I'm wearing is the only one I have." तो गांधी जी ने ये भी नोटिस किया कि वहां की लेडीज जो थी, जो विमेन थी, वो बहुत ही गंदी रहती थी. तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम इनसे बात करो, इनको समझाओ कि साफ सुथरे कपड़े पहना करें, धो के पहना करें. तो एक विमेन जो थी उनमें से, वो कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई. उसने अंदर ले जाकर उनको दिखाया कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तो कोई बॉक्स है ना कोई कबर्ड है मेरे क्लोथ्स के लिए. यहाँ तक कि मेरे पास कपड़ों के नाम पे सिर्फ एक यही साड़ी है जो मैं पहने हुए हूँ. यू कैन इमेजिन द plight ऑफ पॉवर्टी ओवर देयर, कि उन बेचारों के पास वो एक ही साड़ी है. बहुत से ऐसे लोग थे वहां पे जिनके पास सिर्फ एक ही कपड़ा था. उसी कपड़े को पहन के नहा लेना, उसी को सूख जाता था, वही उन पहने रहते थे. दे हार्डली हैड एनीथिंग टू चेंज. So during his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old flattering trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. वो चंपारण में काफी लंबे टाइम तक रहे, और गांधी जी वहां से भी आश्रम पे लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखते थे. मतलब अपनी नजर वो अपने आश्रम पे भी वो कंटिन्यूस उसका भी ध्यान रखते थे. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, मेल से रेगुलरली इंस्ट्रक्शंस भेजते थे. फाइनेंशियल अकाउंट्स पूछते थे, कहाँ क्या खर्चा किया, कितना अकाउंट्स में आया, कितना गया, कहाँ खर्चा हो रहा है. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches. एक बार उन्होंने रेजिडेंट्स को यहाँ तक लिखा कि अब समय आ गया है कि जो ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस है उनको भर दिया जाए एंड डिग द न्यू वंस, क्योंकि अदरवाइज जो पुराने वाले वो इतने भर चुके हैं कि उसमें से बैड स्मेल आने लगेगी. सो जस्ट इमेजिन द टाइम व्हेन सैनिटेशन वाज नॉट सो कॉमन इन इंडिया, स्पेशली रूरल एरियाज में जब सैनिटेशन इतना नहीं होता था, तो किस तरह से ट्रेंचेस खोद करके आपको मेकशिफ्ट टेम्परेरी टॉयलेट्स बनाने हैं जिससे कि टॉयलेट साफ रहे और आप जो है वो साफ सुथरी जगह पे जा पाओ. दैट वाज आल्सो समथिंग दैट गांधी थॉट अबाउट. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. The Champaran episode गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. और वो कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया, दैट वाज वेरी ऑर्डिनरी थिंग. मैंने कुछ भी अनोखा काम नहीं किया, मैंने बहुत सिंपल सी चीज करी. मैंने ब्रिटिश को सिर्फ इतना ही बोला कि मेरे कंट्री में आप मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते.
But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics was intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. चंपारण एपिसोड जब शुरू हुआ था, it did not begin as an act of defiance. मतलब उन्होंने जब शुरू किया था तो उनको उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो ब्रिटिशर्स को अपने कंट्री से भगाने की सोचेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते थे, वो जो पुअर पेजेंट्स हैं, जो इतने डिस्ट्रेस में हैं, जो इतने परेशान हैं उस शेयर क्रॉपिंग सिस्टम की वजह से, जहाँ पे वो एज ए टेनेंट्स रहते हैं और उनको सारे कैश क्रॉप्स जो पैसा कमाने वाली क्रॉप है वो उनको एज ए सरेंडर कर देना पड़ता है एज ए रेंट। तो वो सारा कुछ जो था वो सिर्फ उन पुअर पेजेंट्स को के लिए था कि उनकी लाइफ को वो थोड़ा सा बेटर बना सके, उनको उस पॉवर्टी से, उस प्रॉब्लम से निकाल सके। दिस वॉज टिपिकल ऑफ गांधी पैटर्न, और यही गांधी का बहुत ही टिपिकल पैटर्न था। उनकी पॉलिटिक्स में जो थे वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होती थी, उसके साथ में लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम्स जो होती थी, लाखों लोगों की प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी वो दिया करते थे। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. उनकी लॉयल्टी एब्स्ट्रैक्शंस के लिए, फिलोसफीज के लिए, आइडियल्स के लिए नहीं थी कि बड़ी बड़ी उपदेश वाली बातें करो, बड़े बड़े प्रवचन सुनाओ लोगों को, लेकिन जब एक्चुअल काम करने की बारी आए तो कह दो मुझे तो नहीं आता। His loyalty was to the living human beings. जो जीते जागते इंसान थे उनकी लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए, वो उस पर ज्यादा फोकस करते थे। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. और गांधी जी जो कुछ भी करते थे, he was trying to mold a new free Indian. इंडियंस 200 सालों की गुलामी से इतने दब चुके थे, वो भूल चुके थे कि आजादी किसे कहते हैं। वो भूल चुके थे कि अपने ही कंट्री में अपना रूल नाम की भी कोई चीज होती है। दे हैव बीन लिविंग एज स्लेव्स फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries बाय नाउ। तो उनको उस गुलामी से, उस दास्ता से आजाद करना भी, इट वॉज लाइक शेकिंग अप द सोल ऑफ द पीपल। तो वो लोगों को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि वो खुद अपने आप अपने पांव पे खड़े हो पाए, जिससे कि इंडिया फ्री हो पाए। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. चंपारण एक्शन के शुरू के दिनों की बात है, जब चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज नाम का एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था। ही वॉज अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, बहुत मानता था महात्मा को। वो आया उनको टाटा बाय बाय करने की मैं अपने ड्यूटी के लिए एक टूर पे जा रहा हूँ, फिजी आइलैंड्स जा रहा हूँ। तो जाने से पहले वो उनसे मिलने के लिए आया था। Gandhi's loyal friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. लेकिन गांधी के जो लॉयल फ्रेंड्स थे उनको लगा कि अगर ये यहाँ रुक जाए, एंड्रयूज को अगर हम यहाँ रोक लें तो ये चंपारण में हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। आप लोग को लगता है कि क्यों कर सकता है? क्योंकि गांधी जी के जो लॉयल फ्रेंड्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि ही इज ऑल्सो एन इंग्लिशमैन, और अगर हमारे साथ कोई इंग्लिशमैन होगा तो वो ब्रिटिशर्स को ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा। So Andrews was willing if Gandhi agreed. एंड्रयूज को बहुत क्लियर था, उसने कहा ठीक है अगर गांधी जी कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। बट गांधी वॉज vehemently opposed. He said, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side? This shows the weakness of your heart. तो गांधी जी ने इस चीज को बहुत स्ट्रांगली अपोज करा। उन्होंने कहा नहीं, यू नो, अगर तुम्हें लगता है कि अनइक्वल फाइट है, वो ब्रिटिशर्स हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं और ये पुअर पेजेंट्स जो हमारे साथ हैं ये बहुत कमजोर हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि दिस इज एन अनइक्वल फाइट और अगर हम एक इंग्लिश मैन को अपनी साइड खड़ा कर लें तो हम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, दैट्स नॉट द वे। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। इससे क्लियरली पता लगता है कि आप लोग अपने हार्ट में कितना वीक फील करते हो। आपको लगता है कि आप फाइट ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट विन, द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्व्स टू विन द बैटल। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। सो उन्होंने कहा कि हमारी कॉज, हम जिस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं वो फेयर है, वो जस्ट है, हम सही है अपनी जगह पर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा करना चाहिए। इस बैटल को जीतने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। आपको मिस्टर एंड्रयूज को एक प्रॉप की तरह नहीं देखना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश मैन है तो वो आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा तो आप जीत जाओगे। He had read our minds correctly. Rajendra Prasad commenced and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. तो राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि उन्होंने हमारे माइंड्स को बहुत क्लियरली और करेक्टली पढ़ लिया था और हमारे पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। इस तरह से गांधी जी ने हमें लेसन सिखाया इन सेल्फ रिलायंस, खुद पे भरोसा करो। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स फॉर ऑल बाउंड टुगेदर। तो इस चंपारण एपिसोड में
सेल्फ रिलायंस, लोगों को ये सिखाना कि अगर आप सही हो तो आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है. यू कैन स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet, कैन फाइट एनीथिंग एंड यू कैन विन एनी बैटल. इंडियन इंडिपेंडेंस और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प, ये सब चीजें इस चंपारण एपिसोड में एक साथ वीव्ड इन थी. दे वर ऑल बाउंड टुगेदर इन दिस. So this is the story of the Indigo and the Champaran episode with Mahatma Gandhi.